Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss about AC generator. AC जनरेटर आपने देखा होगा दुकानों में, शादियों समारोहों में या बैंकों पर जो है जनरेटर का यूज़ किया जाता है, उसको ही हम कहते हैं एसी जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है वो। अब उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है और उसके कंस्ट्रक्शंस, उसके सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि व्हाट इज़ एसी जनरेटर। तो देखिए डेफिनेशन में बोल दे रहा हूँ, आप नोट भी कर लेंगे। एसी जनरेटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। It's okay. It is a simple machine which produce alternating current. सेकेंड है भाई एसी जनरेटर क्या है, हो गया। अब इसका प्रिंसिपल क्या है भाई, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्रिंसिपल इसमें यूज़ किया गया है एसी जनरेटर में। तो इसमें प्रिंसिपल यूज़ किया गया है व्हेन a coil is rotates when a coil is rotates inside the magnetic field, a current is induced in the coil due to the phenomena of EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। जब कोई कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट किया जाता है तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है EMI की प्रिंसिपल की वजह से। इसी प्रिंसिपल पर जो है आपका जनरेटर वर्क करता है। या सिंपली आप बोल सकते हैं एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI या फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हम बोल सकते हैं। प्रिंसिपल के बाद जो मेन पोर्शन आता है वो है आपका कंस्ट्रक्शन। नोट्स में भी इसी ऑर्डर में आप बनाएंगे। सबसे पहले एसी जनरेटर का डेफिनेशन लिखेंगे क्या होता है, फिर उसका प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन में आएंगे। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना होगा। फिगर के बाद जो है तो मैं यहाँ पर ये प्रिंसिपल इरेज कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे प्रिंसिपल। फिगर चूँकि मुझे ड्रॉ करना है, देखिए यहाँ पर ये दो फील्ड मैग्नेट है, इसको हम नॉर्थ पोल मान लेते हैं, इसको साउथ पोल, और इसमें एक आर्मेचर लगा होता है। ठीक है, आर्मेचर लगा होता है और दो रिंग लगे होते हैं, एक रिंग ये है और दूसरा रिंग ये है। ठीक है,
इन रिंग के ऊपर ब्रशेस लगे होते हैं। इसके ऊपर ब्रश इस साइड से लगा हुआ है। और ये बाहर एक रेजिस्टेंस या किसी भी अप्लायंस से जोड़ सकते हैं। यही वायर बाहर निकले होते हैं दोनों। इन दोनों को आप किसी भी अप्लायंस से, फैन से या जो भी हो, इसको हम लोड रेजिस्टेंस नाम दे देते हैं, RN। कोई भी लोड से हम जोड़ देते हैं, ठीक है। ये है रिंग R1 और इसका ब्रश है ये B1। ये है रिंग R2 और इसका ब्रश ये है B2, ठीक। ये है आर्मेचर P, Q, R, S और यहाँ एक साफ्ट होता है, सापट होता है, जिससे हम इसको इंजन से कनेक्ट कर देते हैं, एक साफ्ट से। और यही साफ्ट इंजन का इसको क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जनरेटर का कंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन में, पहला जो पार्ट होता है वो फील्ड मैग्नेट है। फील्ड मैग्नेट, ये आपका दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, दो पोल होते हैं, यानी एक फील्ड मैग्नेट लगा होता है जो आर्मेचर जिस फील्ड के बीच में रखा जाता है। तो यहाँ पर बताएंगे हम, देयर आर टू स्ट्रॉन्ग पोल्स, वन इज नॉर्थ एंड अनदर वन इज साउथ पोल, इन विच आर्मेचर इज प्लेस्ड। दूसरा हमारा पोर्शन होता है आर्मेचर। मैं लिख नहीं रहा हूँ फील्ड मैग्नेट का डेफिनेशन, आप बुक से लिख लेंगे, मैं बस पोर्शन बता दे रहा हूँ क्या क्या है। आर्मेचर, आर्मेचर एक रेक्टेंगुलर सपोर्ट होता है जिसके ऊपर कॉयल बाउंड किया जाता है, जिसके ऊपर कॉयल लपेटा जाता है। तो ये जो पोर्शन है, जो सॉलिड पार्ट है, ये जो है आपका आर्मेचर है, और इसके ऊपर ये PQRS जो लगा हुआ है ये कॉयल है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे आर्मेचर इज अ फिक्स्ड सपोर्ट और सॉलिड रिजिड सपोर्ट ऑन विच द कॉयल हैव टू बी बाउंडेड, यानी जिसके ऊपर कॉयल को बाउंड किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका आर्मेचर। आर्मेचर यहाँ पर आपका ये है जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, ये पोर्शन आपका आर्मेचर है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पोर्शन आता है आपका, थर्ड इसमें जो पोर्शन आता है वो स्लिप रिंग है। उससे पहले हम कॉयल लिख लेते हैं। कॉयल क्या है, एक कॉपर की बाइंडिंग होती है जो आर्मेचर के चारों तरफ जो है रेक्टेंगुलर या सर्कुलर शेप में किया जाता है। अलग अलग जनरेटर में अलग अलग शेप का होता है, उसी को कॉयल कहते हैं। तो हम लिखेंगे कॉयल इज एन इंसुलेटेड कॉपर वायर which is wounded over the armature, it's okay, and fourth is slip ring। जैसा कि देख रहे हैं कॉयल का जो एंड है वो रिंग से आकर कनेक्टेड है, एक रिंग R1 है और एक रिंग R2 है। ये भी कॉपर का रिंग होता है जो आर्मेचर को रोटेट होने के साथ ही ये रिंग भी रोटेट होता रहता है। तो स्लिप रिंग्स आर टू कॉपर रिंग्स इन विच द एंड्स ऑफ द कॉयल इज कनेक्टेड विच रोटेट्स अलॉन्ग विथ आर्मेचर। फिफ्थ होता है आपका ब्रशेस। ब्रशेस, जैसे ये जो ब्रश B1 है, ये ब्रश B2 है। हमने जो है रिंग के ऊपर जो रब करता है, जैसे मान लीजिए ये रिंग तो रोटेट करेगा, अब इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी है, इसको बाहर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ब्रश लगा देते हैं। रिंग रोटेट होता रहता है ऐसे, और ब्रश इसके ऊपर क्या करता है, ऐसे रगड़ता रहता है। और ये कंडक्टिंग ब्रशेस होते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ब्रश जो होता है ये ग्रेफाइट का होता है ब्रश। ग्रेफाइट का ब्रश लगा होता है। ग्रेफाइट का इसलिए लगाते हैं क्योंकि ग्रेफाइट एक कंडक्टर भी है और साथ के साथ सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है ग्रेफाइट में।
यानी ये ब्रश जब इसके ऊपर रब करेगा तो ये उसको लुब्रिकेट भी करता रहेगा, यानी कि फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता रहेगा, तो आपका आर्मेचर जाम नहीं चलेगा। ठीक है, तो टू ग्रेफाइट ब्रशेस B1 एंड B2 यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, जिसके हेल्प से जो है करंट आपके वायर एक्सटर्नल सर्किट में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इसके पार्ट हैं, पोर्शन हो गए जनरेटर के इतने सारे पार्ट्स। इन पार्ट्स के बारे में डिटेल आप जो है नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। अब हमें पढ़ना है वर्किंग, कैसे जनरेटर जो है वर्क करता है। वर्किंग, देखिए जैसे ही मान लीजिए हमारा ये आर्मेचर है, ये रोटेट होना शुरू होगा, तो अभी जो आर्मेचर जिस तरह से लाई कर रहा है, इस समय इस रिंग के अक्रॉस जो फील्ड है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, ज़ीरो है। कोई भी फील्ड इसके परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है, तो फ्लक्स आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा। जैसे ही ये आर्मेचर रोटेट होना शुरू हुआ, जैसे जैसे ऐसे हुआ, तो जैसे ऐसे करना शुरू करेगा तो इसके एरिया के अक्रॉस, रिंग के एरिया के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड पास होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होने के लिए आपको जो है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बताया गया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मान लिया जाए ये जो वायर है ये ऊपर की तरफ आ रहा है, मोशन, देखिए यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं PQ जो है, जैसे मेरा हैंड है, यही समझिए आर्मेचर है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, यानी कि PQ जो पोर्शन है वो अपवर्ड आ रहा है। ठीक, और ये जो SR है ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो हम अगर यहाँ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएं, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, और थंब जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करे, तो मिडिल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने अपना 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में किया, और ये PQ वायर अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो हमने थंब को ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखाया, तो जो मिडिल फिंगर है वो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि PQ के अलॉन्ग करंट शो कर रहा है। यहाँ पे करंट PQ के अलॉन्ग फ्लो करेगा। वहीं दूसरी ओर मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर ही है, जबकि ये वायर SR जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम थंब को नीचे की तरफ कर लेंगे, तो हमारा मिडिल फिंगर नीचे की तरफ है, यानी कि इसमें करंट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये करंट आई नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए करंट यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, इधर से नीचे की तरफ आएगा, यस से होते हुए ये रिंग R1 में जाएगा, यस से होते हुए रिंग R1 में आएगा, और R1 के थ्रू ब्रश B1 से इधर की तरफ आ जाएगा करंट I। ठीक, और इधर से आते हुए इसमें ऐसे एंट्री कर लेगा B2 के थ्रू R2 में, और R2 के थ्रू इस वायर में होते हुए ऐसे, तो ये पूरा साइकिल आपका क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब ये भी जो भी अप्लायंस है ये चलना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये तो फर्स्ट हाफ में हुआ। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा हाथ ही आर्मेचर है, तो जब ये रोटेट करके और यहाँ पर चला आया, तो जो थंब वाला आप देख रहे थे साइड, यानी कि PQ जो साइड था वो इधर आ गया, और SR जो है इस साइड में आ गया, तब क्या होगा देख लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेट तो फिक्स है। हमारा आर्मेचर, आर्मेचर हो गया, ये रिंग, ठीक है, ये रिंग आपका जो है
R1 है, ये रिंग हमारा R2 है, ठीक। बस PQ इधर रोटेट होकर के चला गया तो P यहाँ आ जाएगा, Q यहाँ आ जाएगा, R यहाँ और S यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये शाफ्ट है, ठीक। यस से जो है कनेक्टेड है R1, तो R1 को हमने यस से कनेक्ट कर दिया है, और P जो है कनेक्टेड है R2 से, हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। इससे जो ब्रश कनेक्टेड था R1 से B1 और R2 से B2, ठीक है। ये हमारा कनेक्टेड हो जाएगा, ये RL, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही मान लीजिए आर्मेचर था रोटेट करके इधर चला आया, तो जो PQ पोर्शन था इधर का वो इधर चला आया और ये इधर चला आया, इसको कहते हैं हाफ साइकिल। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, अब अगले हाफ साइकिल में ये ऊपर आएगा, यानी कि SR ऊपर की तरफ आएगा, ठीक। तो देखिए ज़रा इसमें करंट कैसे हम पता करेंगे। फ्लेमिंग नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक। तो करंट कहाँ पर जाएगा इसमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी राइट हैंड रूल लगाएंगे तो ये हमारा जो है अपवर्ड डायरेक्शन में इसमें करंट होने लगेगा, ठीक। इसमें जो है उसी तरह से करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब करंट P से होते हुए आएगा यहाँ पर ब्रश R2 में, R2 से बाहर निकलेगा, इधर की तरफ जाएगा, यहाँ से होते हुए एंट्री करेगा, इसमें अंदर जाएगा और रोटेट करते हुए, यानी कंप्लीट साइकिल हो गया। तो अगर एक्सटर्नल सर्किट में देखें तो एक बार करंट जो है इधर से इधर की तरफ आ रहा था, और अभी जो करंट है वो इधर से इधर की तरफ आ रहा है। दोनों में करंट का क्या है, डायरेक्शन चेंज हुआ है, अपोजिट हुआ है। इसमें करंट अगर हम देखें तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें करंट क्लॉकवाइज है। तो इन दोनों यानी एक कंप्लीट साइकिल में, यानी कि जब आर्मेचर एक बार रोटेट होकर के इधर गया और फिर इधर से फिर उसी स्टेट में आया, तो एक कंप्लीट साइकिल हुआ, और उस साइकिल में करंट 2 बार चेंज किया, एक बार करंट एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरी बार क्लॉकवाइज। इसीलिए हम इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, क्योंकि इससे जो करंट मिलता है, एक बार सर्किट में आपको फॉरवर्ड मिलेगा तो अगले हाफ में रिवर्स मिलेगा, यानी कि एक पूरा चक्कर आर्मेचर के घूमने में आपका करंट जो है एक बार अल्टरनेट कर जाएगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, इसका वर्किंग है, ठीक है। अब इसका जो है थ्योरी हमें देखना है, मैथमेटिकल थ्योरी क्या है, या हम इसको लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड EMF। फॉर इंड्यूस्ड EMF, सपोज कर लेते हैं N जो है नंबर ऑफ टर्न है, B जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, A जो है एरिया है कॉइल का, आर्मेचर का या कॉइल का एरिया है, एरिया ऑफ कॉइल है, ठीक है। तो NBA हमारा एरिया मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। तो इस फ्लक्स क्या होगा, और ओमेगा हम एंगुलर वेलोसिटी ले लेते हैं। देन फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू होता है, फ्लक्स इक्वल्स टू होता है NB इंटू A कॉस फाई, जहाँ पर फाई जो है मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड और इस प्लेन के बीच का एंगल है, एरिया ऑफ द सॉरी वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। N नंबर ऑफ टर्न है, आपको पता है BA cos फाई फ्लक्स होता है, और N से मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया है
कि n नंबर ऑफ टर्न इसमें होते हैं, तो ये हमारा फ्लक्स मिल गया। ठीक है, अब फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, बाई फैराडेज लॉ क्या कहता है, E इज इक्वल्स टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें माइनस डी फाई बाई डी टी अगर पुट करें, डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू है एन बी ए कॉस फाई। ठीक, यहाँ से अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये हमें फिजिकल्स टू मिल जाएगा एन बी ए, बाहर चले आएंगे तीनों, एन बी ए बाहर चला आएगा, कॉस फाई, फाई इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो हम फाई इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं ओमेगा टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो हम इसको कर सकते हैं डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ई इज इक्वल्स टू माइनस एन बी ए पहले से थे, कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रल डिफरेंशियल होगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इन सबको अगर हम कलेक्ट करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हमारा ई का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम इसको अल्टरनेटिंग करंट के एक्सप्रेशन की तरह अगर बनाना चाहते हैं तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एन बी ए ओमेगा, यहाँ सब कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और एंगुलर वेलोसिटी, सब ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो इनकी जगह हम ले सकते हैं ई नॉट लिख सकते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये एक अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन है जैसा कि आप देख पा रहे हो, जहाँ पर ई नॉट की वैल्यू होगा एन बी ए ओमेगा। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, मैक्सिमम पीक ईएमएफ का वैल्यू इतना होता है। ठीक है, अब अगर आपको करंट निकालना है, करंट पता करना है, तो आई इज इक्वल्स टू होता है आपका ई अपान आर, ई का वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी अपान आर, ई नॉट अपान आर को हम लिख सकते हैं आई नॉट, ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आई का वैल्यू हो गया। तो ये आपका अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन आ गया, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, जहाँ पर पीक वोल्टेज का वैल्यू आपको याद रखना है एन बी ए ओमेगा होता है। ठीक है, जहाँ एन नंबर ऑफ टर्न है, बी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया ऑफ कॉइल है, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि किस एंगुलर वेलोसिटी स्पीड से जो है आपका जनरेटर रोटेट कर रहा है। इट्स ओके। तो इस तरह से हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट का जो है एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारा जो है एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। इस तरह से एसी जनरेटर आपका फिनिश हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।